आइए नए साल का करते हैं स्वागत। 2026 की हो चुकी है शुरुआत और 2026 की शुरुआत भी पॉजिटिव होती दिखी है और 2025 में बड़ी मुश्किलों के बीच में आखिरकार निफ्टी 10% चढ़कर ही बंद होता हुआ दिखा, यानी कि कमाई तो हुई और लगातार 10वें साल भारतीय बाजार पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। भले एफआईज ने जमकर बेचा हो, लेकिन हमारे घरेलू म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने दिल और खजाना खोलकर खरीदारी की है और उन्हीं की खरीदारी के दम पर बाजार बचे हुए भी रहे। क्या 2026 में भी यही क्रम जारी रहेगा? क्या बाजार में और मजबूती बनेगी? रिटेल का पैसा आता रहेगा? म्यूचुअल फंड दमदार तरीके से पैसा लगाएंगे? किन थीम्स, किन सेक्टर्स में पैसा बनेगा और कहाँ क्या कुछ खतरे हैं? आइए इसी पर हमारी खास पेशकश स्पेशल 26 बाजार मारेगा 6। आइए एक बेहद खास मेहमान से हम आपकी करवाने जा रहे हैं मुलाकात। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नवनीत मनोहर साहब, एमडी और सीईओ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के, देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड्स में से एक, और आपको 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है इक्विटी और डेट मार्केट और बाकी सभी बाजारों का भी। 2021 में आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हैं एमडी सीईओ के तौर पर, और उससे पहले आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीआईओ रह चुके हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के, जहाँ पर आपने करीबन 1.5 लाख करोड़ डॉलर के एसेट्स मैनेज किए हैं। लगातार दूसरे साल आप एमफी के चेयरमैन भी रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स की जो पूरी संस्था है मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और बिरला सन लाइफ बोर्ड के साथ, बिरला सन लाइफ फंड म्यूचुअल फंड के साथ भी काम करने का लंबा गहरा अनुभव आपका है। और आपने खुद में जो इन्वेस्टमेंट के प्रति रुझान है वो आपने 11 साल की उम्र से ही आईपीओ इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद की जो कहानी वो भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। एमकॉम, सीए, सीएफए, सीएआईए और एफआरएम, ये सारी डिग्रीज नवनीत जी के पास में है। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए, वो भी साल के पहले दिन। हम कई बार कहते हैं ना, साल के पहले दिन कोई अच्छा काम हो तो वो पूरे साल भर होता है, तो इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती कि साल के पहले दिन आपके चरण हमारे स्टूडियो में पड़े। नहीं, इससे ये तो मेरा सौभाग्य है अनिल जी आपके साथ, और इसी तरह से आप हंसते और मुस्कुराते पूरे साल में भारतीय निवेशकों का मार्गदर्शन करते रहें। और पिछला वर्ष अच्छा था, जैसे आपने बताया, 1 दशक से भारत के रिटर्न्स पॉजिटिव रहे, डबल डिजिट रिटर्न रहे। और हमारी सभ्यता और संस्कृति ऐसी है अनिल जी कि जब नया साल हो, कोई भी समय हो, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते। हम प्रभु को क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो प्राणी मात्र के लिए मांगते हैं, तो हमारी ऐसी सभ्यता और संस्कृति रही है। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि साल के पहले दिन हम ये साथ में बात कर रहे हैं। और साथ में आपने कहा कि यहाँ के जो निवेशक है उन्होंने तो खजाना खोल के निवेश किया है। खजाना तो बहुत बड़ा है अनिल जी। खजाने में तो जो अभी वो सोना और चांदी और जमीनें पड़ी है, उसके सामने तो बहुत थोड़ा सा पैसा ही आया है। दिल खोल के जरूर किया है। दिल खोल के जरूर किया है, और मैं कहूँगा कि विश्वास के साथ किया, और वो विश्वास ने जो है भारतीय बाजारों को मजबूती नहीं दी है, बट मुझे लगता है कि विश्व में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, विश्व में एक बड़ी शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है। उसमें आपका योगदान जो रहा है, और निवेशकों को का धैर्य बनाने में, उनको मजबूती देने में, और उनका जो हमारे पर विश्वास है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं, जो काम मैं कहता हूँ कि आदमी ज़िंदगी में 2 ही चीज़ों के लिए किसी पे भरोसा नहीं करता। पहले तो खुद की ज़िंदगी के लिए, जहाँ भी जान का खतरा हो वहाँ से पहले भाग जाएगा। दूसरा पैसे के लिए, अपना पैसा किसी को आसानी से नहीं देता। तो आपके फंड में, आपकी पूरी इंडस्ट्री में जो पैसा आया है वो निवेशकों का भरोसा दिखाता है। पहले तो मैं आपको एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का लोगो है, भरोसा अपनों का। भरोसा अपनों का, हाँ, ये देखिए टैग लाइन भी वही है। तो पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के करोड़ों इन्वेस्टर्स, और चूंकि आप एमफी चेयरमैन है तो आपके आप थे 2 साल, तो पूरी इंडस्ट्री के भी सारे निवेशकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। शुरुआत में मार्केट से करने के बजाय कुछ अलग चीज़ से करना चाहता हूँ नवनीत जी, आपकी इजाज़त से। हर साल मुझे साल के अंत में इंतज़ार रहता है, आप एक आर्टिकल लिखते हैं मैन ऑफ द ईयर, और जिन लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा है, मैं इस शो के बाद ट्वीट भी करूँगा, आप उससे पढ़िएगा। ये एक ऐसा पेपर है, 2-3 पेज का नवनीत जी लिखते हैं। अगर आपने साल भर कोई न्यूज़ नहीं देखी हो, कहीं कोई अखबार नहीं पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इंडिया का हो और ग्लोबल में कोई भी ऐसी बड़ी इवेंट हो जो काम की और आपके हमारे जानने लायक हो, वो छूटेगी नहीं। और बाद में वो मैन ऑफ द ईयर की उपाधि, एक अलंकरण किसी चीज़ को, पर्सन ऑफ द ईयर, माफ़ कीजिएगा, पर्सन ऑफ द ईयर। तो जरा पहले बताइए, इस बार का आपका पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? न्यू एज ऑफ एनर्जी।
बट ये पर्सन ऑफ द ईयर तो एक होता है अनिल जी। मैं कोशिश करता हूँ कि 3-3.5 पन्नों में विश्व में जो भी हुआ, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, चाहे खेलकूद का मैदान हो, वहाँ से लेकर के बाज़ारों, हर तरह के बाज़ारों को कैसे एक 3-3.5 पेज में समावेश करके कोशिश करें कि जो भी हुआ है विश्व में, और कहीं ना कहीं जो हमें लगता है कि कुछ बड़े ट्रेंड हैं जो मिस हो जाते हैं। हम दिन भर अपने व्हाट्सएप पे रहते हैं, दिन भर अपने एक्स पे रहते हैं, दिन भर टीवी पर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़े ट्रेंड हमारे मिस हो जाते हैं, इतनी सारी नॉइस आती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 3-4 पेज में साल के अंत में उन सबको डालूँ। तो एक न्यू एज ऑफ एनर्जी की, जिस तरह के, चाहे हम भारत में न्यूक्लियर शांति बिल देखें, या पिछला ऐसा वर्ष था 2024 जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी पहली बार मानवता के इतिहास में, रिन्यूएबल एनर्जी ने कोल से ज़्यादा एनर्जी बनाई। और जो नए साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रहे हैं, चाहे वो पेरोस्काइट सोलर सेल हो जो उसकी पावर को बहुत बढ़ा देगा, एफिशिएंसी बढ़ा देगा, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ा देगा, या जो न्यूक्लियर में हो रहा है, या जो हाइड्रो में हो रहा है, सब तरफ से जो एनर्जी के अंदर एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वैसा हो रहा है। और उसको मैंने कनेक्ट किया कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता से, कि हजारों साल पहले रामायण में आदित्य हृदयम है, जो बहुत सारे लोग आज भी सुबह सुबह उस मंत्र का वो गुनगुनाते हैं। तो उसमें बताया गया था ऋषि अगस्त्य ने कि पायतेश तपतेश वर्षतेश गवस्तिभी, कि पूरी दुनिया में जो हीट है, जो ऊर्जा है, जो पूरी दुनिया में ऋतुओं का जो एक संचालन है, पूरी दुनिया में ब्रह्मांड को जो चलाती है, वो एक सूर्य का प्रताप है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब मानवता साइंस के जरिए वहाँ तक पहुँच पा रही है जो ऋग्वेद ने हजारों साल पहले बताया था। बिल्कुल ठीक बात और है। भारत बड़ा लीड करेगा अनिल जी। और एनर्जी का मतलब सिर्फ एनर्जी कंपनियां या जो ग्रिड से में जो हो रहा है या स्टोरेज में जो हो रहा है बैटरी में, उससे नहीं है। और एनर्जी का क्या प्रभाव हो सकता है मानवता पर। 200 साल पहले 1825 में जब स्टीम इंजन आया और जब कोल और आयरन आया, तो उसने मानवता को बदल दिया, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो पिछले कुछ वर्षों में मैंने जैन एआई रखा था 2022 में, राइट। या पिछले साल डीप टेक था, उसके एक साल पहले 2021 में शायद स्पेस टेक था, उसके बीच में हेल्थ टेक था। कि ये जो साइंस में जो प्रगति हो रही है, और उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत के लिए बड़ी संभावनाएं हैं, और हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं। जिस तरह से हमने डिजिटलाइजेशन में एक लीप फ्रॉग करके क्रांति बना दी है, इन सब का भी हमारे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल इस साल रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हम और ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस करें। लेकिन जैसा आपने कहा कि भारत में बड़ी संभावना है, क्या 2026 में भारतीय बाजारों के लिए भी बड़ी संभावना है? क्योंकि पिछला साल ऐसे ठीक रहा है, लेकिन हम दूसरों से कंपेयर करें तो बड़े लास्ट में आए हैं पीछे एकदम। हाँ भाई, 5-10 साल देखेंगे तो हमारा अच्छा है। पिछला साल ऐसा था कि जहाँ पर मैंने लिखा कि हमने मेडन ओवर्स ज़्यादा खेले, और फिर भी कहीं ना कहीं 10 रन तो बना लिए, मतलब आउट नहीं हुए। उसके 10वें साल अनिल जी बड़ी बात है। ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं कि एक लगातार 10 साल, 5 साल, 10 साल तक पॉजिटिव और डबल डिजिट रिटर्न आना। और अगर आप उसको कंपाउंड करते जा रहे हैं तो बड़ा लंबे समय में अच्छा पैसा बनता है उसका, तो बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि हम 3-4 चीज़ें देखें। हमारा मैक्रो बहुत सुदृढ़ है, और सुदृढ़ हुआ है, आर्थिक गति अच्छी है, इन्फ्लेशन हमारा कम है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अच्छे हैं, पूरा मतलब अगर आप बैलेंस शीट्स की क्वालिटी अच्छी है, मैक्रो अच्छा है। जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले साल में बड़ी तेज़ गति से हो रहे हैं, और बहुत संभावना है इस साल भी। कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट्स के जो नतीजे इस साल के क्वार्टर के हैं, मुझे लगता है क्वार्टर दर क्वार्टर अब हमें बेटर देखने को मिलेगा। रूपी कंपेटिटिव हो गया ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए, रूपी थोड़ा गिर गया तो उनके लिए जब निवेश कर रहे हैं नया तो कंपेटिटिव हो गया, एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा है। और वैल्यूएशंस, क्योंकि बाजार इतना अच्छा नहीं चला विश्व के बाजारों के कंपैरिजन में, तो रिलेटिव वैल्यूएशंस हमारे थोड़े ठीक हो गए पहले से। तो इन सब की वजह से मुझे लगता है, और जो डोमेस्टिक फ्लो तो कंटिन्यूस चल रहा है, मुझे लगता है कि SIP का आंकड़ा 30,000 करोड़ क्रॉस हो जाएगा और बढ़ता रहेगा। तो अगर ये सब चलता रहा बराबर, तो मुझे लगता है अच्छा वर्ष और अगले कई वर्ष भारत के लिए अच्छे होंगे। तो काफ़ी कुछ अच्छी खबरें मैक्रो लेवल की जो 2025 में हमें मिल गई, उसका फ़ायदा 2026 में आएगा ही। बिल्कुल। और विश्व की इतनी अनिश्चितता झेली हमने, 50% US का टैरिफ झेला, H1B में जो भी US ने किया, कुछ भी विश्व में उसके बावजूद, लेकिन भारत ने जिस तरह से
एक बैलेंसिंग करी इंडिया चाइना यूएस चाइना रशिया रिलेशन जियोपॉलिटिक्स में देखें, यहाँ के डोमेस्टिक रिफॉर्म चाहे लेबर कोड से लेकर के न्यूक्लियर शांति बिल से लेकर के हमने जो भी किया है, मैरीटाइम रेनेसॉन्स हो रहा है इंडिया के अंदर, एक काफ़ी चीज़ें जो हम कर रहे हैं उन सब का प्रभाव आगे जाकर अब देखने को मिलेगा। क्या बड़े ट्रिगर्स आपको लगते हैं 2026 में? जो आ चुके हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसा होगा जिससे कि बाजार और तेज होंगे? मुझे ये लग रहा है कि अगर ओवरऑल अगर मैक्रो अच्छा है, ओवरऑल अगर हमारे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के नतीजे बढ़ते हैं, बाजार में रिटर्न कहाँ से आता है अनिल जी? एक आता है कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ती है, दूसरा डिविडेंड यील्ड से, और तीसरा पी रेशो चेंज हो जाए। पी रेशो में मुझे नहीं लगता है कि वैल्यूएशन यहाँ से ज़्यादा बढ़ेंगे। डिविडेंड यील्ड इंडिया में कम है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो जो रिटर्न मेनली आएंगे अगले 3-5 साल वो अर्निंग ग्रोथ से आएंगे। अर्निंग्स पिछले 4-6 क्वार्टर ऐसे गए जहाँ पर हमारी अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी नहीं थी, लेकिन जो रिफॉर्म्स हुए, कंपनियों ने जो काम किया है, अब मुझे लगता है कि अगर जैसे जैसे अगर अर्निंग्स ग्रोथ पिकअप होती है और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ थोड़ा सा इन्फ्लेशन जैसे बढ़ेगा इस साल, और अगर हम 7% पे ग्रो करते हैं, 4% का इन्फ्लेशन, 11-12% पर हम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पहुंचते हैं, और वहाँ पर कॉर्पोरेट्स के मुनाफे उस गति से, और उसमें कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे, कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे, कुछ सेगमेंट ऐसे होंगे जो ज़्यादा करेंगे। पूरे मार्केट में एक चीज़ तो एक, चलिए हम तो अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला कोई रैश ड्राइविंग करके आके टक्कर मार दे तो क्या? तो हमारे मार्केट, हमारी इकोनॉमी ठीक है, लेकिन अमेरिका का क्या या दुनिया भर के दूसरे बाजारों का क्या? क्योंकि 2025 में भी बड़ा डर सता रहा था कहीं एआई का बबल तो नहीं फूट जाएगा, क्या कोई ऐसी रिस्क देखते हैं हम? तो बाजार, तो पूरी दुनिया के बाजार देखोगे 2025 में तो एक भय का माहौल है, एक बड़ा लोभ है एआई के प्रति कि यार ये कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है। कोई भी जाके कोई भी स्टॉक लो कोई भी भाव पे, चाहे यूएस में हो, चाहे कोरिया में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे ताइवान में हो, कहीं जापान में हो, लोग कोई भी भाव पर कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं कि एआई बड़ी क्रांति है। मुझे भी लगता है कि एआई बड़ी क्रांति है। मेरा तो 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर था, बहुत समय पहले भी। लेकिन जिस तरह से स्टॉक्स में एक मतलब कुछ न्यूज़ आई और एक स्टॉक में 40% बढ़ गया वगैरह, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है। आई थिंक वो इंडिया को इग्नोर कर रहे हैं। इंडिया में जो दूसरे मैक्रो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। इंडिया एक एआई की यूज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में उभरेगा, जैसे हमने डिजिटलाइजेशन का फायदा उठाया। और दूसरा मुझे लगता है कि एक भय क्या है, उसकी वजह से लोग सोना खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, प्लेटिनम खरीद रहे हैं कि यार ये डॉलर का क्या होगा, यूएस में इतना डेट है इसका क्या होगा, ये जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी उसका क्या होगा। तो एक तरफ तो सोना चांदी प्लेटिनम खरीद रहे हैं, एक तरफ वो एआई वाले स्टॉक्स खरीद रहे हैं। इस साल मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक शायद हो सकता है हमें एक दूसरा माहौल देखने को मिले। तो आप कह रहे हैं कि सोने चांदी की तेजी पे ब्रेक लगने के पूरे आसार है? बहुत अभी टू मच, टू फास्ट, टू सून। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हमें इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। अगर आप फैक्टर्स देखोगे तो लगता है अरे सेंट्रल बैंक्स भी खरीद रहे हैं, रिटेल की बाइंग भी हो रही है, ईटीएफ्स में हमारे तो इतना पैसा आ रहा है, रिटेल की बाइंग हो रही है, पूरे विश्व में हो रहा है। कई लोग जो स्पेकुलेटर्स हैं वो बहुत ज़ोर से घुस गए हैं सिल्वर में, तो चाहे सोलर हो, चाहे एयरक्राफ्ट्स हो, हर चीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वहाँ पे सिल्वर लगती है, इंडस्ट्रियल यूज इतना है। पर कहीं ना कहीं हमने इतिहास में देखा है कि कोई भी चीज़ ऐसे ग्रो होते होते मतलब ऐसा पेड़ नहीं बन जाता है ओवरनाइट। तो और वॉलेटिलिटी कितनी है अनिल जी, आप देखिए 10-20% ऊपर नीचे होता रहता है। तो कोई भी एसेट क्लास आप इस तरह से पूरा पैसा वहाँ नहीं लगा सकते जहाँ पर इतनी वॉलेटिलिटी होती रहती है। हर बार बाजार में जब नया बुल रन बनता है या बड़ी तेजी होती है, कुछ ऐसे सेक्टर्स आते हैं जो बड़ी वेल्थ बनाते हैं। एक ज़माने में आईटी कंपनियों ने बनाई, कभी प्राइवेट बैंक्स ने बनाई, और उससे पहले जो टिपिकल इकोनॉमी से जुड़े सीमेंट स्टील टाइप के शेयर होते थे शुरुआत में। क्या इस बार ऐसा काम न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियाँ ये कर सकती है? क्या ये बड़ी वेल्थ बनाने वाले हो सकते हैं? अभी न्यू एज किसको कहते हैं अनिल जी? क्या हम न्यू एज नहीं है? हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, हमारे एचडीएफसी एएमसी के निवेशक करीब पिछले 2-2.5 साल में डबल हो गए। 65-70 लाख निवेशक थे, करीब हम 1.25 करोड़ निवेशकों के आसपास पहुंच गए। तो क्या हम न्यू एज नहीं है? हमारा आईओएम की ग्रोथ देख लीजिए, क्या हम न्यू एज नहीं है? ऐसी की ऐसी चीज़, हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी में हो रहा है, जो डिजिटलाइजेशन की एक क्रांति है भारत में, जो मैंने एनर्जी की बात करी, अगर एनर्जी चीप होती है, कम्युनिकेशन चीप होता है, ये सब चीज़ें चीप होती है, तो उसके बेनिफिशियरीज दूसरे भी कई होंगे। आपने जिस तरह से बात करी कि जो न्यू एज कंपनीज आई है उन्होंने किसका फ़ायदा उठाया? हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है, हर आदमी के पास बैंक अकाउंट है, एक इंडिया स्टैक है, आधार है, और उसकी वजह से बहुत सारी नई कंपनियां, नए बिजनेसेस उभर के आ गए। तो जो पुराने कई बिजनेसेस हैं जो उस क्रांति का फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो नए बिजनेसेस अपना एक नया बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, जहाँ पर 140 करोड़ लोग हैं।
आज एक मार्केट ऐसा है जो 5 करोड़ लोगों को सर्व करता है, एक मार्केट है जो 10 करोड़ लोगों को सर्व करता है, एक 20 करोड़ लोगों को सर्व करता है, और वो नंबर बढ़ता रहेगा। मैंने एक पैराग्राफ लिखा था, फर्टिलिटी चैलेंज है पूरे वर्ल्ड में, करीब करीब एक अफ्रीका को छोड़ के सब जगह फर्टिलिटी 2 के नीचे चली गई। इंडिया में भगवान की दया से जनसंख्या का अगले 15, 20, 25 साल बेस्ट पीरियड है, और उसमें जब आर्थिक प्रगति होती है तो अगले कुछ वर्षों में एक ऐसा मार्केट बनेगा 5 करोड़ लोगों का जो आज वो चीज़ नहीं खरीद रहा है, उसके बाद एक 10 करोड़ लोगों का मार्केट बढ़ेगा। तो ग्रोथ के बहुत सारे एरिया हैं, और बाकी बाजारों को देखेंगे, कोरिया देखिए, ताइवान देखिए, बाकी मार्केट्स में देखेंगे ना तो एक नैरो सेट ऑफ स्टॉक्स होते हैं। इंडिया में तो मतलब स्वर्ग है स्टॉक पिकर का ही है। ठीक बात है। क्या कौन से क्या फिर आपको क्या पसंद है, क्या कौन से थीम, कौन से सेक्टर्स आपको लगता है जो आने वाले समय में न सिर्फ 2026 बल्कि 2, 4, 5 साल का अगर व्यू है तो निवेश के लिए बढ़िया रहेंगे? इस साल जो चेंज हुआ है वह है कि हमने जो भी रिफॉर्म्स है, इस बार हमने मिडिल क्लास की तरफ देखा तो कंजम्पशन में इम्प्रूवमेंट हुआ। पिछले साल आप देखिए ऑटो स्टॉक्स ने अच्छा किया है, गवर्नमेंट का कैपेक्स चल ही रहा है, प्राइवेट कैपेक्स नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस साल प्राइवेट कैपेक्स भी रिवाइव होएगा। जब लोगों का एक विश्वास बढ़ेगा कि सरकार के जिस तरह के रिफॉर्म्स हैं, सरकार की जिस तरह की नीतियाँ हैं, अगर ग्रोथ चलती रहती है और विश्व का पैसा इस साल मुझे लगता है कि आना चाहिए। हमने एफडीआई का फ्लो देखा है बैंकिंग सेक्टर में, एनबीएफसी सेक्टर में, आपने बहुत सारी डील सुनी है, आपने डेटा सेंटर्स की डील सुनी है, और आप इलेक्ट्रॉनिक्स की और डील सुनेंगे। कहीं ना कहीं चाइना +1 में लास्ट 1 साल में लगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, अब मुझे लगता है कि वो टिपिंग पॉइंट आ रहा है और वो भी होगा। तो कंजम्पशन में भी और इन्वेस्टमेंट में भी दोनों जगह आपको मौके मिलेंगे। कंजम्पशन भी और इन्वेस्टमेंट भी, और वैसे भी एक इनडायरेक्टली आपने एक सेक्टर तो अपना बता ही दिया कि आपकी इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है। मार्केट में शुरुआत है नहीं, कई बार हमने बात किया, लोग बोलते हैं अरे इतना हो गया, अभी तो आपने जब बोला खजाना खोल दिया, अरे खजाना कहाँ खुला है अभी भी खजाना तो पूरा लैंड में पड़ा है, सिल्वर में पड़ा है, गोल्ड में पड़ा है, कहीं और पड़ा है। अब धीरे लोगों का एलोकेशन और विश्वास जब बढ़ेगा कि 10 साल तक अगर एक एसेट क्लास पैसा बनना के रिलेटिवली कम वॉलेटिलिटी से अगर ठीक ठाक रिटर्न दे रही है, और चाहे सरकार की नीतियां हो, हमारे सेबी रेगुलेटर्स की नीतियां हो, जो हमारी इंडस्ट्री मेहनत कर रही है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, और जो हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स, एडवाइजर पार्टनर मेहनत कर रहे हैं, तो ये बढ़ता ही रहेगा धीरे धीरे। एक और पिछले साल पैसा बहुत आया म्यूचुअल फंड्स में, एफआईएस की बिकवाली का मुकाबला भी किया, लेकिन बाकी कभी पी फंड्स बेच जाते हैं, कभी आईपीओ आते हैं, कभी ओएफएस आते हैं, कभी ब्लॉक डील्स। लोगों को लगता है कि एक रिटेलर से ये सोचता है कि ये ज़्यादा स्मार्ट समझदार तो नहीं है, मैं लगा रहा हूँ पैसा, ये पता ये बेच के जा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इस सप्लाई को? नहीं अनिल जी, जिस तरह के आईपीओज आए ना, मैंने 2 साल पहले शायद एक यूज़ किया था कि आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर है। कई लोग समझते हैं इंस्टेंट प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है भाई। कई तो मैं ऐड देखता हूँ न्यूज़पेपर में कोई आईपीओ का, और मैं कंपनी की हिस्ट्री देखता हूँ, कंपनी का टर्नओवर देखता हूँ, प्रॉफिट देखता हूँ, मुझे लगता है ये तो आईपीओ के लिए रेडी नहीं है। आप अगर म्यूचुअल फंड्स का पार्टिसिपेशन देखोगे, हमारा पार्टिसिपेशन देखोगे, तो हर एक आईपीओ में नहीं है, नहीं मिलेगा। ऐसा कोई इंस्टेंट पैसा बनाने के लिए ऐसा बाजार नहीं है। ये तो बहुत सोच समझ कर लगाना चाहिए। पर एक है कि जब अगर पी वालों को एग्जिट मिल रहा है, आज वेंचर कैपिटल वालों को अगर इतना अच्छा एग्जिट मिल रहा है, तो पूरे विश्व में निवेशकों में भारत की साख बढ़ेगी। कि आप अगर एक पैसा लगाते हैं अनलिस्टेड कंपनी में, अगर आप एक अर्ली स्टेज पे पैसा बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं पर एक भारत का पूंजी बाजार ऐसा है जहां पर आपको एग्जिट मिलता है। पीवीसी वर्ल्ड में एक वर्ड होता है डीपीआई, डिस्ट्रीब्यूटेड पर इन्वेस्टेड। तो भारत में जैसे जैसे इन फंड्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा, तो जो एक फंड ने कभी $500 मिलियन रेस किया था यूएस से, और आज जब उसको 1 बिलियन 2 बिलियन रिटर्न करेंगे, तो अगला फंड वो $5 बिलियन का रेस करेंगे। कि भारत का बाजार है जहाँ पर संभावना है, जहाँ पर इतने अच्छे बढ़िया एंटरप्रेन्योर्स हैं, इतना बढ़िया एक इकोसिस्टम है, सरकार की नीतियाँ अच्छी है, इस तरह की प्रेडिक्टेबिलिटी है, और एक शेयर बाजार है जहाँ पर आपको अच्छा एग्जिट मिल रहा है, तो आप एक नई कंपनी में और पैसा लगाओगे। तो अभी हमने एग्जिट देखा पिछले 2-3 साल में, मुझे लगता है कि अगले 10-20 सालों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। कई जगह वैल्यूएशन ज़्यादा है, रिटर्न्स नहीं बनेंगे, ये पक्की बात है। ऐसा नहीं कि हर आईपीओ जो लिस्ट हुआ उस पर पैसा बनेगा, कईयों में नहीं बना है, और वो तो एक मतलब नेचुरल लॉ है बाजार का। फिक्स इनकम, इस पे भी आप चूंकि गहरी पकड़ रखते हैं, तो मैं कहूँगा कि अगले साल भी सप्लाई बहुत रहेगी, पैसा भी बहुत आएगा, सप्लाई तो अगले कई वर्षों तक रहेगी। भारत की इन्वेस्टमेंट नीड्स बहुत बड़ी है, और मैंने वो मजाक में भी लिखा था कि कई फैमिलीज ऐसी है जो प्रोडक्टिव प्लांट बेच करके फैमिली फंड बना रही है, फैमिली ऑफिस बना रही है, पर वो कहीं ना कहीं किसी और दूसरे एंटरप्रेन्योर को पैसा दे रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योर एक नई बड़ी कंपनी खड़ी करेगा, तो देश के लिए तो अच्छा है।
ठीक बात है, पैसा कैपिटल मार्केट्स में आना चाहिए, कंपनियां बड़ी होनी चाहिए। फिक्स इनकम के बारे में आपसे राय लेना चाहता हूँ। वैसे तो ब्याज दरें 1.25% घट गई 2025 में, अब तो पता नहीं कितनी घटेंगी। क्या पैसा बनेगा यहाँ पर भी? अच्छा नहीं, मैंने आरबीआई की बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करी है इस लेटर में कि उन्होंने जो भी किया इस साल बहुत ही बोल्ड और बेनेवलेंट जिसको कहें, उस तरह से उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्रेडिट ग्रोथ के लिए, बॉन्ड डील्स को नीचे लाने के लिए, अर्थव्यवस्था को विकास की दर बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी है और उसका परिणाम दिखेगा। क्रेडिट में ग्रोथ बढ़ी है, बॉन्ड डील्स उतने नीचे नहीं आए जितनी एक्सपेक्टेशन थी। कहीं ना कहीं जैसे रुपये में वीकनेस हो गई, थोड़ा लोगों को फिस्कल में टैक्स कट्स वगैरह हो गए तो उसका टैक्स रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट होगा, सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट होगा, इन सब की वजह से बॉन्ड डील मोटा मोटी फ्लैटिश ही रहे। पर मुझे लगता है कि ये लेवल्स पर अगर आप पॉलिसी रेट देखें और बॉन्ड डील्स को देखें और अगले कई वर्षों तक भारत की ग्रोथ और इन्फ्लेशन के डायनामिक्स को देखें, मैक्रो स्थिति को देखें, तो वो एक फिक्स इनकम भी अच्छा क्षेत्र है। लोग पिछले कुछ वर्षों में इक्विटी ने इतना अच्छा रिटर्न दिया कि वो असेट क्लास को ही भूल गए। अभी लोगों को सोना चांदी याद आया ऊपर में, तो फिक्स इनकम को भूलना नहीं चाहिए। थाली में सारे व्यंजन रहने चाहिए। हाँ बिल्कुल, थोड़ा नमकीन थोड़ा मीठा हर तरीके की चीज़ें हो तभी खाने का आनंद आता है। वो न्यूट्रिशन भी बढ़ता है ना, प्रोटीन भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। एब्सोल्युटली। एक और चीज़ है, चूँकि आप 1 जनवरी को हैं तो 1 जनवरी को जाना माना इसलिए जाता है कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिए जाए, तो आपको भी रिजोल्यूशन लेना है। एक रिजोल्यूशन आपको अपने लिए लेना है और एक रिजोल्यूशन सारे दर्शकों के लिए लेना है। मतलब दर्शकों को क्या लेना चाहिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हों या मार्केट में पैसा लगा रहे हो, निवेश कर रहे हो फाइनेंशियल एसेट्स में, तो दोनों के लिए एक रेजोल्यूशन बताइए। पहला हमारा तो अनिल जी एक ही है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का, टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन। टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन। अगले 20, 25, 30 साल तक जिस तरह से भारत की विकास बढ़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, भारत की एक समृद्धि बढ़ेगी, उसका फ़ायदा हम ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे पहुंचा सके। सुबह उठते हैं जब भी वही सोचते हैं, रात को सोते हैं तब भी सोचते हैं, वही न्यू ईयर रेजोल्यूशन है साल का। और बाकी सब के लिए, आपके लोगों के लिए स्वस्थ बने, समृद्ध बने, सशक्त बने, और अगर हर भारतीय स्वस्थ बने, ये तो विशेष है, ये तो आपकी शुभकामना है। सशक्त बनेगा तो ही पूरा भारत बनेगा। नहीं, आई थिंक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। मुझे लगता है मुझे भी ज़्यादा करना चाहिए, आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए, पावर योगा और इस साल मैं भी ये रिजोल्यूशन पे बढ़ रहा हूँ कि हेल्थ पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें वो है ना, बचपन में भी ये लगता है कि अभी हम 35 वाले ही हैं, तो थोड़ा सा जोश। फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, फाइनेंशियल वेलबींग, तीनों आपस में जुड़ी हुई है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ये साल आपके लिए ये तीनों ही चीज़ों में भरपूर मात्रा में आपके लिए फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल वेल्थ लेकर आए, और आप जो इतना बेहतरीन काम पूरे देश भर के, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए कर रहे हैं, वो आगे और मजबूती से करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। तो ये थे नवनीत मनोज साहब, MD CEO HDFC म्यूचुअल फंड के पूरे साल भर के आउटलुक के बारे में आपको बताते हुए। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।